हेलो बच्चों, ट्यूवर्स एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है कि विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करते हैं। और उसमें कल आपको सिखाया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे प्राप्त करते हैं, बायो-सैवर्ट का या ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आगे आज आप समझोगे कि अगर कोई आपको रेखीय तार दे रखा है या कोई वर्ताकार कुंडली दे रखी है तो उसमें आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे फाइंड करते हैं, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे कि परिमित लंबाई अर्थात जिसकी लंबाई फिक्स हो, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कि हमें जो है ना चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कोई परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक आपको दे रखा है और हमें क्या करना है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। ठीक है, मान लिया कि ये कोई आपका कोई तार है या ऋजुरेखीय धारावाही चालक है। ये कोई बिंदु P है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अगर मैं इसे ऐसे मिला दूं और बिंदु P से एक लंब डाल दूं, इस पर एक लंब डाल दिया मैंने बिंदु P से इस पर और नाम रख दिया इसका PQ, और इसे फिर हमने ऐसे मिला दिया। तो जो आपका A सिरा है आपका, ये A सिरा मान लिया, ये B सिरा मान लिया चालक का। जो चालक का A सिरा है अगर बिंदु P से मिलाते हैं तो ये बनाता है मान लिया φ1 कोण, और ये वाला बनाता है आपका φ2 कोण। दोनों कोण को बनाने की दिशा भिन्न भिन्न होती है। अगर कोई अल्पांश हम यहाँ काट लेते हैं, मान लिया कोई अल्पांश हमने काट लिया, तो ये जो अल्पांश काटा गया है यहाँ से ऐसे, इसकी लंबाई मान लिया कितनी है, dl है। इसकी लंबाई कितनी है आपकी, dl है। अब अगर मैं अल्पांश का जो ऊपर का सिरा है उसे मिलाता हूँ बिंदु P से, और नीचे का सिरा है उसे भी मिलाता हूँ बिंदु P से। ये ऐसे मिला दिया हमने। तो अगर ये φ1 है पूरा एंगल और ये φ2 है, तो ये अल्पांश पूरा का पूरा अल्पांश PQ लंब के साथ अगर φ कोण बनाता है, और जो ये पूरा अल्पांश है बिंदु P पर d φ कोण बनाता है। dl क्या करता है, d φ कोण बनाता है। नाम रख दिए इसके C और D। अब हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जो धारावाही चालक तार है तो इसमें धारा भी प्रवाहित हो रही होगी I, और इसमें कुछ पॉइंट हम मान लेते हैं कि जो आपने लंब डाला था उसकी लंबाई स्मॉल a है, अल्पांश की बिंदु P से दूरी स्मॉल r है। ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया कि बिंदु P से जो Q लंब डाला था उसकी लंबाई a है, अल्पांश की लंबाई r है। एक और काम हमने किया कि बिंदु D से रेखा PC पर एक लंब डाल दिया और माना कि ये वाला जो कोण बन रहा है ये थीटा है। कोण DC आपका थीटा है, ई नाम रख दो इसका, DCE आपका थीटा है। बात समझ में आई भाई, क्लियर है? तो लिखने का तरीका क्या रहेगा कि माने एक सीधा तार AB जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक के समीप कोई बिंदु P है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। P से चालक AB पर एक लंब PQ A लंबाई का डाला गया है, स्मॉल a लंबाई का डाला गया है। चालक AB पे कोई एक अल्पांश CD काटा गया है
जिसकी बिंदु P से दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ये सब आपको थोड़े लिखने हैं, जो मैं नहीं लिखवाता, मैं ओनली डेरिवेशन कराता हूँ आपको, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि आपको लिखना क्या क्या है, ठीक है। तो अल्पांश CD की लंबाई दूर P से दूरी स्मॉल r है, CD बराबर dl ले लिया, ये लिख देंगे आप, CD बराबर कितना ले लिया आपने, dl, CD बराबर आपने dl ले लिया, ठीक है। और कोण DP फाई, सॉरी DPQ बराबर कितना मान लिया, D फाई ले लिया, DPQ बराबर आपका फाई हो गया, या D फाई ले लिया आपने, DPQ, अच्छा DPQ आपने फाई ले लिया, ठीक है भाई। और कोण CPD, कोण CPD इसलिए कितना हो जाएगा आपका, D फाई हो जाएगा। अगर ये फाई है तो पूरा अल्पांश अगर फाई कोण बना रहा है, तो जो आपने छोटा सा अल्पांश काटा हुआ है वो कितना बनाएगा आपका, वो D फाई बनाएगा, ठीक है। और इसके बाद कोण DCP, कोण DCP आपने लिया है, वो थीटा ले लिया हमने, ठीक है। कोण DCP बराबर थीटा, और DE हमने जो है DE लंब डाल दिया CP, D हमने जो है लंब डाल लिया CP का। अब इसके बाद क्या करते हैं कि बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार, बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dV बराबर μ0/4 पाई, और आगे क्या आ गया, आगे कितना होगा, I dl sin थीटा अपॉन r, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब कंसीडर करेंगे त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE में sin थीटा का मान अगर हम निकालें, तो sin थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब और बटे कर्ण, तो ये जगह आपका DE बटे dl, या DE का मान निकालो तो कितना हो जाएगा, dl sin थीटा, क्लियर भाई। अब अगर मैं ले लूं त्रिभुज, तो PQD में, PQD में ना ले, DE क्या कर रहा है, फाई कोण बना रहा है ना P के साथ, तो त्रिभुज अगर मैं ले लूं त्रिभुज, या त्रिभुज ना लेके आप ये देखो कि जब आपका DE कोण बना रहा D फाई, ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण कितना हो गया D फाई, चाप हो गया आपका DE, DE कोण बना रहा, और त्रिज्या हो गया आपकी r। तो अगर यहां से मैं DE का मान निकालूं, तो हो जाएगा आपका r d। ये समीकरण नंबर 2 थी, ये समीकरण नंबर 3। तो 2 और 3 आपस में बराबर नजर आ रही, तो समीकरण 2 बराबर समीकरण 3, तो हो जाएगा आपका r d फाई बराबर dl sin थीटा, ठीक है भाई, r d फाई बराबर dl sin थीटा, क्लियर भाई। तो ये आपका इसमें संबंध निकल के आ गया, समीकरण नंबर 4 बनता है। आगे चलते हैं त्रिभुज DPQ में, DPQ में कंसीडर करना है आपको, और देखो आधार पता और कर्ण पता, तो कोस फाई लग जाएगा, कोस फाई बराबर आधार कितना a और कर्ण कितना r, तो कोस फाई बराबर आ गया आपका a बटे r, और अगर मैं r का मान निकालूं तो a अपॉन कोस फाई आ जाएगा, r की वैल्यू अगर यहाँ से निकालो तो a अपॉन कोस फाई, समीकरण नंबर 5 हो गया। अब हम यूज करेंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, dl sin थीटा का मान r d फाई रख देंगे। देखो समीकरण 1 से dv बराबर हो जाएगा आपका μ0/4 पाई, और dl sin थीटा का मान कितना हो गया, i r d फाई अपॉन में r से r गया, तो dv बराबर
मी 0.4 पाई आई डी फाइव अपॉन आर। अब आर का मान रख देंगे, तो मान समीकरण 5 से रखने पर तो dB बराबर आपका हो जाएगा मी 0.4 पाई आई डी फाइव, आर की वैल्यू है ए और कोस फाइव ऊपर। ऐसे अगर बैलेंस करके लिखा जाए तो मी 0.4 पाई आई कोस फाइव डी फाइव अपॉन, तो dB बराबर कितना आ गया आपका मी 0.4 पाई आई कोस पाई डी फाइव अपॉन। क्लियर है भाई? देखो अब आगे देखते हैं हम इसमें कि कोण बी पी क्यू, ये कितना ले रखा है भाई? 5 ले रखा ना मैंने नीचे, इसे आप 5 मान लो और इसे मान लो 5 कि बीपी क्यू कितना है आपका 5 है और कोण ए पी क्यू ये आपका 5। देखो 5 से 5 जा रहे हैं, किधर से किधर जा रहे हैं? 5 से 5 जा रहे हैं, तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, इसका तो समाकलन हो गया मी 0.4 पाई और भी जो आपका, या फिर ऐसे लिख दो -5 से, माइनस से क्यों? क्योंकि 5 नीचे को कार्य कर रहा है और डायरेक्शन भी अपोजिट है 5 के, इसलिए मैंने इसे माइनस का कंसीडर किया। आई कोस 5 डी 5 अपॉन ए। अब जो कोस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, मी 0.4 पाई कोस्टेंट है भाई, आई अपॉन ए भी कोस्टेंट है, समाकलन 5 से 5 कोस 5 डी 5 -5 से, ठीक है। अब मी 0.4 पाई आई अपॉन ए, ब्रैकेट में आ गया साइन 5 का समाकलन होता है -5 से 5। अब इसमें भाई इसकी लिमिट रखेंगे, b बराबर मी 0.4 पाई आई अपॉन ए, लिमिट रखने के बाद साइन 5 हो जाएगा माइनस साइन -5, ठीक है। ये वाली स्थिति बन क्या होगी। इससे आगे अगर मैं बढ़ूँ b बराबर मी 0.4 पाई आई अपॉन ए, और ये हो जाएगा साइन -5 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो साइन 5 प्लस साइन 5, तो ये चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाएगा बिंदु P पर। ये बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसमें अलग अलग स्थितियां आपकी हो सकती हैं, तो विशेष स्थितियां इसमें अलग अलग हो सकती हैं। और नंबर 1 स्थिति आपकी है कि नंबर 1 स्थिति आपकी होगी कि यदि चालक बिंदु P के दोनों ओर अनंत दूरी तक जाता है, यदि चालक बिंदु P के भाई इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है और अनंत दूरी तक जाता है, उस स्थिति में आपका ϕ1 बराबर ϕ2 बराबर 0, ϕ1 बराबर ϕ2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 नहीं, 190 होगा। अनंत की बात करें ना हम, ठीक है, 90 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ 90 रख देंगे तो b बराबर मी 0.4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, तो b बराबर हो जाएगा आपका मी 0.4 पाई साइन 90 1 और 1 2 आई अपॉन। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि यदि बिंदु P चालक सिरे के A के समीप है और दूसरे सिरे से कितनी दूर तथा चालक से कितनी दूरी पर, A दूरी पर है। P सिरे के तो P चालक सिरे A के तो समीप है, ये P वाला जो बिंदु है A के तो यहाँ आ गया, A के तो समीप आ गया, यहाँ आ गया हमारे बिंदु। और लेकिन जो B की साथ दूरी है वो कितनी है, स्मॉल a। उस स्थिति में क्या होगा कि उस स्थिति में ϕ1 का मान तो आपका 90 डिग्री होगा अप्रॉक्सीमेटली, और ϕ2 0 डिग्री, ठीक है भाई। तब आपका b बराबर मी 0.4 पाई आई अपॉन ए
साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो b बराबर में 0.4 पाई आई अपॉन, तो b का मान आपका ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा होगा आपका डेरिवेशन नोट कर लेंगे। ठीक है, एक बार से समझ लेंगे। तो बच्चों आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे इसमें हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर। तो नेक्स्ट आगे है आपका वर्ताकार धारावाही लूप। वर्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो वर्ताकार धारावाही लूप कह देंगे या कुंडली कह देंगे, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये तो वर्ताकार को धारावाही लूप है या कुंडली के केंद्र पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखो वर्ताकार धारावाही लूप या कुंडली कैसे तैयार करना है कि मान ले कोई एक तार है आपका, अब तक वो तार आपने सीधा ले रखा था, अगर हम उस तार को पकड़ के ऐसे मोड़ लें, बात समझ में आ गई, ये तार को पकड़ के ऐसे मोड़ दिया तो क्या बन जाएगा आपका वर्ताकार धारावाही लूप बन जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इस तरह की आकृति होगी आपकी। तो ये इसकी आकृति हो गई इस तरह। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया, जिस पर आपको बी का मान निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालना। एक अल्पांश जो है हम क्या करेंगे, इसकी परिधि को काट लेंगे ऐसे, लंबाई का बात समझ में आ गई भाई। और ये यहाँ से जो दूरी है इसे अल्पांश की इसमें ला होगी, उनके क्षेत्र की दिशा दी यहाँ ऐसे होगी। अगर इसका अक्ष हम काटें, ये मान लिया थीटा कोण है, ये आपका क्या है, थीटा कोण है। ठीक है, तो ये कोई वर्ताकार कुंडली होगी जिसमें केंद्र O हो गया और एक अल्पांश dl हमने काट लिया, और बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अल्पांश dl आपका है, और बिंदु O पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका इस डायरेक्शन में हमने दिखा रखा है। अगर हमने मान लिया कि जो वर्ताकार कुंडली है उसमें I धारा ऐसे बह रही है, I करंट जो है आपका ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब अगर हमें क्या करना है उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बिंदु O पर, तो बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार dV बराबर क्या होगा, μ0 अपॉन IDL अपॉन R स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। देखो चूंकि त्रिज्या परिधि के लंबवत होती है, हमेशा ध्यान रखना त्रिज्या क्या होती है, तो इसलिए यहाँ R dl के लंबवत है, R क्या है, लंबवत है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो dv बराबर हो जाएगा आपका μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 डिग्री, और dv बराबर हो जाएगा आपका μ0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R। ठीक है, संपूर्ण परिधि के लिए अगर हम निकालें तो अल्पांश के लिए था, संपूर्ण परिधि के कारण बिंदुओं पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो कितने जगह b बराबर
देखो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ले लेंगे, सिग्मा μ0/4 पाई आइडियल अपॉन आर। सिग्मा से घबराना नहीं है, ये भी एक तरह से जैसे समाकलन का काम क्या है, संपूर्ण क्षेत्र को इकट्ठा करना हुआ, ऐसे सिग्मा का भाई सबको जोड़ना हुआ सिग्मा का काम। तो b बराबर जो कांस्टेंट है उससे भाग तो μ0/4 पाई कांस्टेंट है i अपॉन r स्क्वायर कांस्टेंट सिग्मा dl। अगर सिग्मा dl की बात करो, देखो ये dl ये dl ये dl ये dl पूरा सब पे इस पे dl dl होगा और सिग्मा dl बराबर हो जाएगा 2 पाई r वर्ताकार कुंडली की परिधि। बात समझ में आई भाई? तो ये हो जाएगा आपका b बराबर μ0/4 पाई i अपॉन r स्क्वायर 2 पाई r से तो आ गया 2 पाई से 2 आ गया, तो b इक्वल टू आ गया आपका भाई μ0/2 μ0 i अपॉन 2r। ठीक है भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकल के आ जाएगा किसका, ये होगा आपका किसी वर्ताकार कुंडली के लिए। यदि कुंडली पर फेरों की संख्या कैपिटल N है तब B बराबर μ0 Ni अपॉन नॉट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन ऐसे हो जाएगा, छोटा सा डेरिवेशन है, कर लेंगे। इससे नेक्स्ट बच्चों हम स्टडी करते हैं कि अब की बार तो हमने क्या करा था, जो वर्ताकार कुंडली थी उसके केंद्र पर आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, अब निकालते हैं हम उसके अक्ष पर। तो हेडिंग हो जाएगी आपकी वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर धारावाही और जोड़ोगे। वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये ध्यान से देखेंगे कि मान लिया कोई वर्ताकार धारावाही कुंडली है, ऐसे ये कोई वर्ताकार धारावाही कुंडली वही ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और ये बिंदु P है आपका इसके अक्ष पर। अक्ष का मतलब हो गया ये अक्ष हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका अक्ष हो गया। तो इस अक्ष के बिंदु P पर, ये P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमने क्या करा, एक अल्पांश काट लिया और अल्पांश को क्या करेंगे बिंदु P से ऐसे मिला देंगे, अल्पांश काट लिया और बिंदु P से मिला दिया। अगर वर्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, कितनी है कैपिटल R है, और यहाँ से ये जो दूरी है PR, ये हमने x मान ली, यहाँ से आधा की दूरी कितनी x, पहले कितनी थी a ली होगी शायद, तो ये x दूरी है यहाँ से आधा की, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, अब इस अल्पांश को हमने dl लेकर, हम इस अल्पांश को, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान लिया वो ऐसा हो d, ठीक है, जो कि अगर क्षैतिज के साथ कंसिडर करो, इसके साथ क्या कोण बना होगा फाई, और दो घटक होंगे इसके, एक तो ऊपर की ओर dv cos फाई और एक आपका होगा dv sin। भाई क्षैतिज घटक dv cos फाई और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा आपका dv sin फाई। क्लियर है? इससे आगे चलेंगे।
अब एक तो चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न हो गया, एक अल्पांश हम नीचे भी काट सकते हैं जिसकी दिशा नीचे की ओर होगी, बात समझ में आ गई। और इसे अगर हम बिंदु P से मिला फिर ऐसे, ठीक है भाई, और इसे नाम दे दे dB डैश, क्या नाम दे दिया। तो अब एक चुंबकीय क्षेत्र और काम करेगा जिसकी दिशा नीचे को dB डैश। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका परिमाण पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपका समान होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो dB क्या होगा, dB डैश के बराबर होगा, ये फाई ऐसे बना होगा, जब ये फाई हो जाएगा तो नीचे को कैसे काम करेगा, dB डैश कोस फाई, और इधर कितना काम करेगा, dB डैश साइन फाई। बताओ भाई बात समझ में आ रही क्या, अरे क्लियर है, ठीक है। क्या होंगे आपकी परिमाण में बराबर होंगे, क्लियर। इसे ऐसे मिला देगा ऐसे, तो ठीक है। अब देखो इसमें लिखने का तरीका वही जैसे पहले था, आई धारा तो प्रवाहित कर दो उसमें, मान लिया आई धारा प्रवाहित हो इसमें ऐसे, आई इस धारा से जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र O से x दूरी पर बिंदु P रखा हुआ है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। हमने कुंडली में एक अल्पांश dl काटा जिसकी बिंदु P से दूरी स्मॉल r है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB क्षैतिज के साथ फाई कोण बनाता है, अर्थात ये कितना हो जाएगा आपका क्षैतिज के साथ dB cos फाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तथा वो द्वारा dB sin फाई कोण उत्पन्न होगा, dB sin फाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर एक अल्पांश जैसे ऊपर है, चूंकि आकृति सममित है, सममित आकृति अर्थात जितनी आकृति ऊपर इतनी आकृति नीचे है, सममित आकृति के कारण एक अल्पांश नीचे dl और काटना पड़ेगा, और इस अल्पांश dl की दूरी भी आपकी स्मॉल r ही रहेगी बिंदु P से, ठीक है। और आपका ये अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB डैश आपका परिमाण में पहले वाले उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB के समान होगा, और इसके कारण क्षैतिज जो घटक होगा dB डैश cos फाई और ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा, dB डैश sin फाई हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि dB और dB डैश आपस में बराबर है, चूंकि dB और dB डैश आपके समान है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, देखो अब इसलिए क्या आ जाएगा, परिणामी क्षैतिज घटक बराबर कितना हो जाएगा, शून्य, क्योंकि ये नीचे भी dB cos फाई ऊपर भी dB cos फाई, तो परिणामी क्षैतिज घटक कितना आ जाएगा आपका निकल के शून्य आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये लाइन आपको बाद में लिखनी है, ठीक है। इससे पहले मैं शुरुआत कैसे करनी कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा भाई, dB बराबर μ0/4 पाई आई, और सदिश रूप में अगर इसे लिखा गया तो कैसे लिखा गया, dl क्रॉस r, dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ऐसे लिखते हैं आपके, ठीक है। तो इसका परिमाण अगर मैं निकालूं कि dB बराबर परिमाण अगर हम निकालें dB बराबर μ0/4 पाई आईडीएल, तो आईडीएल कितना हो जाएगा आपका, ये देखो इनके बीच का कोण कितना, साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि r जो है इसके साथ 90 कोण बना रहा होगा, और अपॉन में r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। या भाई इसे ऐसे भी पहले की तरह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आईडीएल ऐसे लिख लो, चाहे आप इसे आईडीएल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो साइन 90 ले लो आप इसे, तो साइन 90 हो गया, तो dB बराबर कितना हो गया, μ0/4 पाई, पहले भी हो चुका है काम, वो का वही रिपीट हो रहा, आईडीएल अपॉन r स्क्वायर, ठीक है भाई। इससे आगे हम इसमें बढ़ते हैं, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। इसके बाद की कहानी आपकी ये है, हम इसमें वैसे लिखने को तो बहुत सारी थोड़ी आप नीचे लिखेंगे, क्योंकि आकृति सममित है, नीचे एक अल्पांश dl कटेगा जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB डैश क्षैतिज के साथ dB डैश cos फाई तथा ऊर्ध्वाधर के साथ dB डैश sin फाई कोण बनाएगा।
चूंकि dB और dB डैश परिमाण में समान है इसलिए क्षैतिज घटक एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देगा, अर्थात परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आपका क्षैतिज घटक का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये लाइन लिखने के बाद की कहानी में आपका शुरू कर रहा हूं। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, संपूर्ण अल्पा, ये पूरी आकृति के कारण निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो B बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ dB sin फाई, भाई sin फाई है इधर, तो B कितना हो जाएगा आपका समाकलन ऑफ dB sin फाई, क्लियर है भाई। और इसका मान रख लो यहाँ से dB का, समाकलन ऑफ dB का मान μ0/4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन फाई, ये है ना, आइडियल अपॉन r स्क्वायर और इंटू कितना साइन फाई, ठीक है। अब देखो जो कोस्टेंट है उसे बाहर निकाल लो, तो μ0/4 पाई कोस्टेंट है भाई, और आपका r स्क्वायर भी कोस्टेंट है, क्योंकि r तो नियत रहेगा, r में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन किसमें होगा, अल्पांश में परिवर्तन होगा, तो I अपॉन r स्क्वायर भी बाहर आ गया, समाकलन ऑफ dl साइन फाई आपका अंदर बच गया, ठीक है भाई। तो समाकलन dl में परिवर्तन होगा और क्या में भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये कोण फाई है तो ये ध्यान रखिए ये कोण भी आपका फाई होगा, बात समझ में आ गई। अगर ये फाई है तो त्रिभुज, इसका नाम ले दो, चाहे ओ ए ले दो, ओ ए पी में, अगर त्रिभुज ओ ए पी में प्रयोग कर रहा हूं मैं, तो साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना r और कर्ण कितना है आपका स्मॉल r, तो साइन फाई इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, क्लियर है भाई। तो साइन फाई का मान यहाँ रखेंगे, तो b बराबर आपका μ0/4 पाई I कैपिटल R और अपॉन में आ जाएगा r की पावर 3, क्योंकि स्मॉल r रखा जाएगा, और समाकलन ऑफ dl। इसके बाद आगे की कहानी यहाँ से देखेंगे भाई कि b बराबर आपका हो जाएगा, या नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख लो आप, क्योंकि समाकलन ऑफ dl किसके बराबर होगा, 2 पाई r के, 2 पाई r के, 2 पाई r क्या है आपका भाई, r क्या है, कैपिटल त्रिज्या है भाई, त्रिज्या है ना इसकी, वर्ताकार कुंडली के लिए परिधि के बराबर होगा समाकलन ऑफ dl, तो इस मान को आप यहाँ रख लेंगे। अगर स्मॉल r का मान आपको निकालना है, स्मॉल r का मान आपको निकालना है, तो यहाँ से निकलेगा भाई, तो त्रिभुज ओ ए पी से r क्या है, कर्ण है, तो r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, या r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल R स्क्वायर की पावर 1/2, इस अब मान को इसमें रख दो। तो b बराबर μ0/4 पाई I कैपिटल R गुना 2 पाई कैपिटल R, और अपॉन में कितना हो गया आपका r, इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 और इसकी पावर 3, तो 3/2। बताओ भाई बात समझ में आई क्या, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। तो पाई से पाई गया 2 दूनी 4, 2 निकल कर गया, तो b बराबर आ गया फॉर्मूला μ0 I r स्क्वायर बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये चुंबकीय क्षेत्र आपका इसके अंदर निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई भाई। अगर हम कह दें यदि कुंडली पर तार के n फेरे हैं, कैपिटल N फेरे हैं, अगर इतने फेरे हैं, तब b बराबर हो जाएगा μ0 n I r स्क्वायर बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2, ठीक है। यदि केंद्र पर निकाल के देखना चाह रहे हैं आप भाई, जैसे पहले वाला डेरिवेशन था उसमें केंद्र पर निकाला था, तो केंद्र पर x बराबर 0 हो जाएगा, रख के देखो पहले वाले डेरिवेशन आएगा μ0 n I r स्क्वायर बटे, अगर x का मान 0 तो r स्क्वायर ही कट जाएगा, तो कितना जाएगा 2r की पावर 3, ये से कट गया, तो b बराबर क्या आ जाएगा μ0 n I बटे 2r। देख लो पहले भी ऐसे आता है, ठीक है भाई, ऐसे कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी डेरिवेशन था, कोई इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, अगर पॉइंट वाइज चलोगे तो बड़ा आसान है, और अगर इस आप जो है ना सोचोगे नहीं भाई यहाँ से चल रहे यहाँ से चल रहे, तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट से चलेंगे जैसे मैं लेके चला, ठीक है जी। एक सेकंड, तो बच्चों बस आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी,
आज आपको यहीं तक स्टडी करनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब कराएं। क्लास कंटिन्यू रखें, डेली क्लास लेते रहें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके पास है, जल्दी बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं। मार्च अप्रैल में आपके पेपर है और जनवरी तक हमें ये सिलेबस पूरा कराना है। थैंक यू, धन्यवाद।